very warm welcome to IS Point. This is Aditi Pandey. So today we continue our new chapter. मैंने आप लोगों से कल कहा था कि हम आज अपना न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं. तो हमारा न्यू चैप्टर क्या है? चैप्टर 8. उसका नाम क्या है? वायुमंडल का संगठन तथा संरचना. तो देखिए, इससे पहले हमने जो 2 चैप्टर्स पढ़े ना, वो बहुत बड़े बड़े और काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स हैं. बट ये चैप्टर्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही आसानी से यूँ चुटकियों में ख़त्म होने वाले चैप्टर्स हैं. तो जल्दी जल्दी इन चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग को स्टैंडर्ड बुक्स पे भी तो बढ़ना है ना. तो चलिए, खूब एक मोटिवेशन है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी. इफ़ यू डोंट फ्लाई, रन. इफ़ यू डू नॉट वांट टू रन, देन वॉक. इफ़ यू डू नॉट वांट टू वॉक, देन क्रॉल. इट मीन्स यदि आप उड़ नहीं सकते तो तेज़ दौड़िए. यदि आप तेज़ नहीं दौड़ सकते तो आप तेज़ चलिए. यदि आप चल नहीं पा रहे हैं तो आप रेंगिए, लेकिन हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है. पहले तो ये देखते हैं कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है. बताइए, क्या आप हवा के बिना रह सकते हैं? आपको लगता है कि विदाउट ऑक्सीजन आप अपनी ज़िंदगी को इमेजिन कर सकते हैं, या इस पृथ्वी को इमेजिन कर सकते हैं? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन तो करते ही हैं. कुछ लोग 4-5 बार भी करते हैं, बट हम लोग 2-3 बार करते हैं. तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग हमें प्रत्येक सेकंड चाहिए होती है. ठीक है, लेकिन मान लीजिए भोजन हमारे दिन की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरत ही नहीं है, हमारी है, लेकिन एक निश्चित अमाउंट है उसका. लेकिन ऑक्सीजन हमें दिन रात चाहिए. अगर वो एक सेकंड के लिए भी रुक जाए ना, तो हमारी मृत्यु हो सकती है. यदि खाना भोजन 2 दिन 3 दिन नहीं भी दिया जाए तो भी चलेगा, हम कैसे भी मैनेज उसे कर लेंगे. पानी भी 2 दिन ना मिले तो इंसान ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन 2 दिन ना मिले तो नहीं जीवित रह सकता. तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन पानी के कुछ समय तक तो जीवित रह भी लें, लेकिन सांस के बिना जीवित रहना संभव नहीं होता. यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है. हमारा वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है. ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे वायुमंडल में कोई एक प्रकार की निश्चित गैसेस नहीं पाई जाती हैं, बहुत तरह की गैसें पाई जाती हैं. ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, क्रेप्टो हो गया, जेनन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, तो वायुमंडल ये जो गैसें हैं, मतलब हमारा जो वायुमंडल है वो कुछ गैसें हो गई. जल वाष्प, जल वाष्प मतलब जानते हैं ना, वो जल का जो भाप होता है वो, और धूल कणों से मिलकर बना हुआ है. सारणी 8.1 यानी इस एक टेबल बनाया गया है, इसमें बताया गया है कि कितने अमाउंट में हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें उपस्थित हैं. तो चलिए देखते हैं इस टेबल को. पहला है इसमें नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है आप सभी जानते होंगे, 78.8%. ओके, इसे याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी. अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यानी कि 20.95% तक है. फिर आता है हमारा ऑर्गन, जिसे हम AR लिखते हैं. ये 0.93% है. 0 पॉइंट याद रखिएगा. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036% है. नियॉन यानी कि Ne 0.002% है. फिर आता है हीलियम यानी कि He, ये 0.0005% है. फिर आता है क्रिप्टो, 0.001% है. फिर आता है जेनॉन और फिर हाइड्रोजन. तो जेनॉन जो है उसे Xe से लिखते हैं. ठीक है, ये 0.40 और फिर 9, और हाइड्रोजन ये 0.40 और फिर 5 है. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस आपको क्या लगता है? देखिए, विज्ञान की दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस देखा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए बहुत ज़्यादा पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है. यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित करती है. ठीक है, तथा यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी पूरी तरह से उत्तरदायी है. दूसरी गैसों का आयतन जो है वो स्थिर रहता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम जो जीवाश्म और ईंधन आदि को जला रहे हैं, इसके कारण इसके आयतन में वृद्धि देखने को मिल रही है. ओजोन जो है ये वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में
पाया जाता है। यह एक फ़िल्टर की तरह कार्य करता है। आप सभी जानते हैं कि जो ओजोन गैस है वो एक फ़िल्टर है। किस चीज़ का फ़िल्टर करती है? सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं ना, उनको ये अवशोषित करती है। जैसे देखिए, अब सूर्य एक निश्चित अमाउंट में हम लोग तक सनलाइट नहीं भेजता है। वो जब अचानक से सुबह उगता है तो बहुत ज़्यादा लाइट अचानक से पृथ्वी पे आती है, जिनमें से बहुत सारी लाइट जो हैं वो हानिकारक है, हमारी स्किन को जला सकती हैं, हमें अंधा कर सकती हैं, एक्सेट्रा। और बहुत ज़्यादा किरणें आएंगी, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे। तो इन्हीं किरणों को सोखती है। कौन सोखता है? ओजोन परत। उसके बाद ये पृथ्वी पे आने देता है। ये एक तरह से पहले एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे रिलीज करता है। ठीक है, तो जिससे कि ग्रीन हाउस प्रभाव भी, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी होता है। अब हम देखेंगे जलवाष्प। आप सभी जानते हैं कि जलवाष्प एक परिवर्तनीय, ये ऊंचाई के साथ घटती जाती तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का लगभग 4% होती है। ठीक है, तथा सूर्य निकलने वाले ताप के कुछ भाग को ये अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को ये संग्रहित करती है। इस प्रकार ये एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा न तो ये पृथ्वी को अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। तो नेक्स्ट है धूल के कण। वायुमंडल जो है हमारा, वो छोटे छोटे ठोस धूल के कणों को रखने की क्षमता रखता है। ये छोटे कण बहुत सारे स्रोतों से आते हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? समुद्र का नमक है, महीन मिट्टी है, धुएं की जो कालिमा होती है वो है, राख है, पराग है, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से ये निकलते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत व ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। अब हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल जो है ये कई सारी लेयर्स का बना होता है, यानी कि परतों का बना होता है। इसे विभिन्न 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी परतें हैं ये? देखिए, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला आता है क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल, जिसे आप सबसे निचला स्तर भी कहते हैं। ये इंक्लूड लगभग 13 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, फिर बहिमंडल। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो क्षोभ मंडल की मोटाई है वो सबसे अधिक मानी जाती है। ओके, और इस संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो धूल कण और जलवाष्प हैं ये वायुमंडल में कहाँ मौजूद होते हैं? तो सबसे निचले हिस्से में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ओके, आगे है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, और मान लीजिए कि ये क्षोभ मंडल है, इस साइड का ये क्षोभ मंडल है और ये संताप मंडल है। इन्हें अलग करने वाली ये जो सीमा है इसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, आप इसे याद रखिएगा। ओके, तो ये भी हो गया एक्सप्लेन। अब आगे चलते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व। तो मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए, ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकते हैं? प्रेशर प्रभावित करेगा, टेम्परेचर प्रभावित करेगा, हवा है, आर्द्रता है, बादल है और वर्षा है। ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। ओके, अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने कहा था कि चैप्टर्स बहुत छोटे हैं और अब आगे के सारे ही चैप्टर इसी तरीके के हैं। सबसे बड़े वही 2 चैप्टर थे जो 5-5 पार्ट्स में पढ़ाए थे हमने। तो अब हम लोग छोटे चैप्टर्स हैं जिन्हें जल्दी से ख़त्म करेंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप इसे कमेंट में लिखिए और अपने दोस्त से ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं, अपने दोस्त से सब्सक्राइब करवा लीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।